हमारे साथ गोशा महल से विधायक और बीजेपी लीडर हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने लेटर तो भेजा है, लीडरशिप के एक्सेप्टेंस की देरी है। राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर, इतना बड़ा निर्णय, आप एक काफ़ी बड़े लीडर माने जाते हैं पार्टी के, कई सारे आपके बयान भी है जिसकी वजह से लोग पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, थोड़ा जुड़ने की कोशिश करते हैं पार्टी से। तो इस इतना बड़ा निर्णय लेने की वजह क्या रही? आज भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने रिज़ाइन किया है, यह मेरी एक अकेले का दर्द नहीं, अकेले की भावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज 38 लाख जो सदस्यता जो जुड़े हुए हैं, उन सब का दर्द मैंने इस्तीफ़ा के तौर पर पेश करने का मैंने कोशिश की है। देखिए, आज लाखों कार्यकर्ता कई वर्षों से, हम सब का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तेलंगाना बहुत अच्छा सा विकास होगा। आज तेलंगाना में कईयों हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे कईयों कार्यकर्ताओं का एक एक सोच थी उन कार्यकर्ताओं की। लेकिन जैसा ही हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक नए अध्यक्ष मिलेंगे, बहुत सारे सांसदों के नाम आ रहे थे, बहुत सारे विधायकों के नाम आ रहे थे, 3 एमएलसी उनमें से किसी का नाम आ रहा था, तो बहुत खुश हुए हम, चलो भाई बीजेपी को एक अच्छा सा प्रेसिडेंट मिलने वाला है। लेकिन जैसा ही पता चला कि बंद कमरे के अंदर ही प्रेसिडेंट का नाम डिक्लेयर किया जाएगा और बीआरएस को फ़ायदा पहुंचाने का प्लान है पता नहीं, या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने का प्लान है पता नहीं। लेकिन हमारे रामचंद्र राव जी जो हमारे दोस्त ही है, ऐसा नहीं कि उनका नाम आने से हमें कोई तकलीफ है, लेकिन उनका नाम सडन आने के बाद में कि हमने भी विचार किया कि ये तो गलत हो रहा है। आज हमें एक एग्रेसिव नेता की आवश्यकता है, आज हमें एक लड़ने वाले नेता की आवश्यकता है। रामचंद्र राव जी कोर्ट के अंदर लड़ सकते हैं, लेकिन जनता के अंदर नहीं लड़ सकते, रोड पर नहीं लड़ सकते। और आज रोड फाइटर की आवश्यकता है हमें, आज जनता में फाइट करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है हमें। बीआरएस से, कांग्रेस से, एमआईएम से जो प्रेसिडेंट युद्ध कर सकता है, युद्ध छेड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। ऐसा हम सोच रहे थे, कार्यकर्ता लाखों सोच रहे थे कि ऐसा प्रेसिडेंट आएगा। लेकिन सडन रामचंद्र राव जी का नाम आने के बाद में लाखों कार्यकर्ता निराश हो गए और हमें भी तकलीफ हुई। और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में लाखों कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है, जिसमें हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है। और हम हमारी पार्टी को सामने से डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हमने केंद्र के जो हमारे बड़े अधिकारीगण हैं, वो लोग विचार करना है कि क्यों हो रहा है तेलंगाना में, एक विधायक पार्टी छोड़कर क्यों जा रहा है, क्या वजह है। वो विचार विमर्श करने के लिए आज मैंने पार्टी को रिजाइन दिया है। आज नहीं तो कल केंद्र के बड़े अधिकारी विचार करेंगे इस फीस पर कि हाँ गलत हुआ है। एक ऐसे समय पर हमने एक ऐसे प्रेसिडेंट को हमने बना दिया जो कोर्ट तक ठीक है लेकिन जनता तक ठीक नहीं है। तो केंद्र के जो अधिकारीगण हैं उस पर विचार करके आज भी समय है, अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो पार्टी बच सकती है और आने वाले समय में यानी 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन सकती है। और बाकी का देखिए, भले ही हम बीजेपी में रहो या ना रहो, लेकिन आज भी फूल हमारे पास लगा हुआ है। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी के, अमित भाई जी के और योगी जी के एक अच्छे से हमें प्रचारक, एक कट्टर कार्यकर्ता है हम। पार्टी में रहो न करो, हम उनके कार्यों का प्रचार करते ही रहेंगे। सर, जब इस चुनाव किया गया, मतलब नॉमिनेशन फाइल की गई, उसमें रामचंद्र राव जी ने नॉमिनेशन फाइल किया, एक प्रोसीजर अपनाया गया, ना कि दूसरे पार्टी में हम जैसा देखते हैं कि डायरेक्ट नाम ऊपर से आता है। पार्टी में यहाँ पर मौका दिया गया। मौका देने के बाद अगर ये चीज़ सामने आती है तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपने नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले तो डायरेक्टली सिल लिफाफे में नाम आता था, डिक्लेयर हो जाता था, ठीक है, वैसा एक प्रोसीजर पहले चला है। लेकिन खुद पार्टी ने नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया, नॉमिनेशन का समय और स्क्रूटनी का समय, रिटर्न लेने का समय, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने का समय भी उन्होंने ही बताया। तो बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायकगण कि हम भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जब स्टेट ऑफिस में वो लोग आए तो उनको समझा बुझा के भिजा दिया गया वापस कि भाई हम एक ही व्यक्ति को हम प्रेसिडेंट बनाना सोच रहे और आप लोग अभी
विचार मत कीजिए, क्योंकि हम लोग डिसाइडेड है। यानी पार्टी को कुछ ही लोग चला रहे, और ये कुछ लोग कैसे लोग हैं जिनके कारण आज तक पार्टी का कोई विकास नहीं हुआ। हमेशा पार्टी पीछे गई। अगर इनका इतिहास उठाकर अगर देखेंगे, जो कुछ लोग हैं ना, जैसे अजगर की तरह पूरी पार्टी को जो घेर के रखे ना, इनके कारण ही पार्टी सर्वनाश हुई है। मुझे पता चला कि सारे लोग डरकर, इनको डरकर चले जा रहे, तो हम भी बोले कि हम भी डालेंगे नॉमिनेशन। जब हम गए नॉमिनेशन के पहले, तो मुझे 40 मिनट तक बिठाया गया और 2 से 4 का समय था। जब हम मुहूर्त के अनुसार हम जब 3 बजे गए, तो 40 मिनट तक हमें तो फॉर्म नहीं दिया गया, और फॉर्म देने के बाद में 10 लोगों का सहयोग उसमें चाहिए। तो 10 लोगों भी हमने जमा किया है, हमारे लोगों को जमा किया है। जैसा हम बाहर जाके देखते, 10 में से लोग 5 जने को वहाँ पे डरा धमका के भिजाते कि अगर राय सिंह के समर्थन में आप साइन करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। भाई, अगर आपको चुनाव कराना ही था तो सही तरीके से कराते। गुंडाइज्म तरीके से अगर आप चुनाव कराएंगे तो क्या संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में। आज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाकर देख लीजिए, कोई भी एक रास्ता चलने वाले व्यक्ति को आप पूछ लीजिए कि बीजेपी क्या अब डेवलपमेंट होगी या बीजेपी क्या बैग जाएगी, तो आपको रीज़न पता चल जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए केंद्र फिर से एक बार विचार करे तो ठीक रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आप जिस तरीके से ग्राउंड के कार्यकर्ता से लेकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, 3 बार आपने यहाँ से विधायक चुने गए हैं गोशा महल से। रामचंद्र राव जी के बारे में बता रहे हैं कि वो भी एबीवीपी से आए हैं, कई साल उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उसके बाद आज वो पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो इन दोनों प्रोसीजर, दोनों के जो बैकग्राउंड रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क आपको? देखिए, रामचंद्र राव जी के बारे में मैंने कहा है कि अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोर्ट के हद तक एक अच्छे से फाइटर है वो। और उनका इतिहास के बारे में जैसे आप बता रहे, एबीवीपी से आए हैं और बहुत सारे उन्होंने भी केसेस झेले हैं। वो पास है, वो पुराना इतिहास है उनका। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर जनता का विचार कुछ अलग था, जनता की सोच कुछ अलग थी कि भाई कोई सांसद में से कोई प्रेसिडेंट बनेगा या कोई विधायक में से प्रेसिडेंट बनेगा और हम भी तेज़ी से काम करेंगे। आज जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, एक एक अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा, ऐसी सोच थी कार्यकर्ताओं की। लेकिन रामचंद्र राव जी के इतिहास के बारे में तो कितने चुनाव उन्होंने हारे हैं। एमएलसी हारा है, एमपी हारा है, विधायक हारे हैं, फिर एमएलसी चुनाव हारे हैं। तो बहुत बार उनकी हार भी बस कॉर्पोरेट चुनाव लड़ना बाकी था। ठीक है, ये जो ग्रुपिज्म जो है ना, कि भाई ये कुछ लोग जो ग्रुपिज्म चला रहे हैं कि हमारा आदमी तेरा आदमी, इसी के कारण आज पार्टी बहुत बड़े नुकसान हो गए। समझ के चलो आप, पार्टी अब आगे नहीं। अब हम आज का सर्वे अगर आएगा तो हम 3rd प्लेस पे आ गए हैं, 3rd प्लेस पे। यानी जो बीआरएस ने तेलंगाना को कर्जे में डाला है, आज जनता बोले कि भाई कांग्रेस से भली, बीजेपी से भली, चलो बीआरएस ही है। ऐसा आज जनता में एक चर्चा का इशू बन चुका है। सर, हाई कमांड से आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त में, इस मौके पर, जबकि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो इस्तीफ़ा देकर लगभग 3 दिन हो चुके हैं, और मैं समझता हूं कि हाई कमांड से मेरा निवेदन है कि सांसदों को, यानी 2 सांसद छोड़कर 6 सांसदों को और सभी विधायकगण को और एमएलसीज को आप बुलाइए। बुलाकर एक बार आप उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। ये मैं नहीं, आपको वही लोग बताएंगे। और गलत हुआ, ये मैं तो आज हम बोल रहा हूँ, हम तो खैर किसी से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम एक तो एक धर्म सेवक है। जब तक जिएंगे धर्म के लिए सेवा वही करते रहेंगे। हमारा एजेंडा ये हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाना, और बाकी का प्रेसिडेंट बनना बोलकर हमारी कभी सोच नहीं थी। लेकिन गलत हो रहा था, उसके लिए आवाज़ कोई ना कोई उठाना था। सब लोग क्या है, अपनी चेयर को देखकर डरते हैं, अपने पोस्ट को ले लेकर डरते हैं। हमें किसी की बात का डर नहीं है, क्योंकि सत्य बोलने की हम ताकत रखते हैं। तो हमने सत्य बोलने का प्रयत्न किया है। और सेंटर के अधिकारी, जो बड़े अधिकारीगण हैं, अगर ये 6 सांसद को, विधायकों को, एमएलसी को बुलाकर अगर आप चर्चा करेंगे, या और भी जो मुख्य अधिकारीगण है भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में जो बड़े पद पे है, उनको बुलाकर भी अगर चर्चा करेंगे, तो कैसा प्रेसिडेंट होना चाहिए वही लोग बताएंगे। सर, हाल ही में एक दुर्घटना हुई है सिगाची इंडस्ट्रीज में, जो हादसा हुआ, वहाँ पर 40 लोग मारे गए हैं उस ब्लास्ट में। तो उस घटना पर आप क्या कहें? ये बहुत ही बड़ी घटना है। यानी लगभग 35 से अधिक लोग उस ब्लास्ट में मारे गए, और कई लोग अभी भी उनके शवों को ढूंढा जा रहा है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है।
जब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब तेलंगाना में चल रहे हैं तो उनकी व्यवस्था कैसी है? अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उस एक्सीडेंट से जनता को कैसे बचाए, उसका एक सर्वे कराने की जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार की होती है। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इंडस्ट्रीज के लोगों को ब्लैकमेल करना, उनसे पैसा वसूल करना, यही काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर कहीं पर अग्नि दुर्घटना हो जाती है या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उससे जनता को कैसे बचाया जाए, और कम से कम उसका सर्वे भी सरकार नहीं करवा रही है। आज ठीक है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर जाकर हम इतने पैसे दे देंगे हमारे सोलर, भाई मरने के पहले अगर उनकी सुरक्षा के लिए अगर बात करते हैं तो बहुत ठीक रहेगा। मैं तो अभी भी रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज है उसका सर्वे करवाइए। अगर इस तरह से अगर भविष्य में अगर कोई अग्नि दुर्घटना अगर हो जाती तो लोगों की जान कैसे बचा सके, कम से कम एक नई गाइडलाइंस अगर इशू करते हैं तो ठीक रहेगा। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।